अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक। जी हाँ, एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो आप जानते भी हैं और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आपका मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम है सो फार हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर। इस प्रोग्राम में आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे फैकल्टीज होते हैं या अथॉरिटीज होते हैं या वो लोग जो आपके एजुकेशनल करियर के अंदर अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। और आज का शो अगेन सीरीज है एडमिशन फॉल 2023 के हवाले से। और आज के प्रोग्राम में मैं ये कहूंगा कि आप जब भी ज़ैबिस्ट में आएंगे, जी हाँ, आप जब भी एडमिशन प्रोसेस से गुजरेंगे एंड देन अगेन आपको या आप समवॉट सोच रहे हैं कि आपको ज़ैबिस्ट के अंदर एडमिशन लेनी है, तो आप एक लफ्ज पे देख रहे होंगे, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो है एडमिशन। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं जो कि सीनियर मैनेजर हैं एडमिशंस डिपार्टमेंट के अंदर, और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सईदा जबीन जहांजेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू, इट्स ऑनर। मैम, सबसे पहली चीज के हमारे यहाँ जो भी बच्चा आता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए आए, ग्रेजुएशन के लिए आए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आए या डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए आए, तो सबसे पहला मरहला ये होता है कि आप लोगों के साथ वो आके मिलते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडमिशन फॉर्म के बाद आपके ऑफिस आते हैं। तो 2023 ऑब्वियसली 7-8 साल या 10 साल पीछे भी जाएं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। मैं ये चाहूंगा कि अब आप बताएं कि हमारे ज़ैबिस्ट इस साल क्या क्या नए प्रोग्राम्स लेके आ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है बिजनेस मैनेजमेंट भी है, सोशल साइंसेस भी है, लॉ भी है, समवॉट बायो साइंसेस का पता है, मगर इससे कुछ ज्यादा आ चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आपके तसलसल से पता चले कि हमारे यहाँ क्या नए नए प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स आए। देखिए अतीक, इस वक्त हम लोग तकरीबन 38 प्लस प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं ज़ैबिस्ट में। डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं हमारे, उसमें जो आपने फैकल्टीज़ के नाम लिया सब में हमारे 38 प्रोग्राम्स हैं। हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, वो इस वक्त उनको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम HEC के NOC का वेट कर रहे हैं। सही मैम। तो विद इन अ मंथ इंशाल्लाह जैसे हमें NOC आती है, हम वो प्रोग्राम्स भी जो है वो सारे उनकी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे, पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। लास्ट ईयर जहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी की आप बात करें, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट। तो इसका हमें बड़ा अच्छा जो है वो फीडबैक मिला है, बहुत अच्छे हमें एडमिशन्स मिले हैं एंड द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। और इस वक्त अभी फॉल 2023 का राउंड 1 हमने स्टार्ट कर दिया, उसमें भी हमें अच्छी खासी एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी BS प्रोग्राम के लिए। सही मैम। मैम, आपने जैसे अभी बात की एप्लीकेशन फॉर्म्स के हवाले से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को इतना मतलब माइंडसेट में नहीं आता कि प्रोसेस होता क्या है, किस कदर होता है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम वैसे भी बता देते हैं, www.admissions.zabis.edu एक वेबसाइट है जहां पर आप जाएंगे। तो मैं चाहूंगा थोड़ा अगर आप इसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ जस्ट लाइक कुछ हमें बताएं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, एडमिशन फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या क्या चीजें आके आपके पास सबमिट करवानी होती है और इसका क्या प्रोसेस फाइनली जस्ट लाइक एडमिशन की टेस्ट तक लेके जाता है। देखिए, इसमें हमारा जो प्रोसीजर है वेरी सिंपल। इसमें होता ही है कि हमारे जो एडमिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है। जैसे आपने बताया कि www.admissions.zabis.edu.pk पे जाके वो फॉर्म फिल करेगा स्टूडेंट, और वहाँ जब वो फॉर्म फिल कर लेगा तो उसको एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पूरी मौजूद है कि उसे किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें विजिट करना है। इसमें हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट विच इज़ ओनली 2000 रुपीज़। उसमें यह है कि आप उसका चालान भी जनरेट कर सकते हैं। चालान वहाँ वेबसाइट पे आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे चालान मौजूद है, तो फॉर्म फिल करने के बाद आप वो चालान लेके जाके किसी भी HPL की ब्रांच में सबमिट करा सकते हैं। अदरवाइज यू हैव ऑप्शन टू पे ऑनलाइन, अदरवाइज यू कैन सबमिट 2000 रुपीज़ कैश अगेंस्ट योर एप्लीकेशन एज अ प्रोसेसिंग फी। वो आप एडमिशन ऑफिस में भी कैश सबमिट करा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि हमें एडमिशन ऑफिस ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के बाद जाना पड़ेगा एंड देन अगेन डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। तो क्या ये माइंडसेट बिल्कुल एक्यूरेट है या ये पॉसिबिलिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड कर दें आपकी तरफ? इसमें देखिए, ड्यूरिंग दिस कोविड एरा हमने किया था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो है वो ऑप्शन दिया था स्टूडेंट्स को, बट अब वो सारा टाइम पीरियड गुजर चुका है, कि अब हर चीज़ नॉर्मल पे आ चुकी है लाइफ। तो इसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो है नाउ दे विल हैव टू कम टू अस अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि सिर्फ हम वेरीफाई करके उनकी फोटो कॉपीज अपने पास रखते हैं, उसको स्टैम्प करते हैं ओरिजिनल सीन की, तो दे विल हैव टू कम टू अस। मतलब ये बहुत जरूरी है। जरूरी है। सही। अच्छा मैम,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को ये भी होता है कि फाइनेंशियल एड मिलना चाहिए या सेमेस्टर की क्या फीस होगी, इस तरह की चीजें। ऑब्वियसली अब हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या हमारे पास फाइनेंशियल एड के लिए क्या सपोर्ट है, किस तरह की सपोर्ट है? और दूसरी चीज ये कि इस दफा की फीसेस का अगर थोड़ा बहुत अगर आप हमें स्ट्रक्चर बता सके। देखिए, when you are talking about scholarships, तो उसके लिए ये है कि हमारे पास बहुत सारी scholarships हैं जिसमें नीड बेस्ड भी हैं और मेरिट बेस्ड भी हैं। इसमें होता ये है कि इसके लिए हमने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं, हमारे एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि स्कॉलरशिप्स पे काम करता है, ठीक है। और वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए बच्चों को जो एडमिशन्स के टाइम पे आते हैं उसके लिए भी है, फिर हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी है। तो उनको फैसिलिटेट करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेरी है तो आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। 153 बिल्डिंग में हमारे साथ ही उनका ऑफिस है, और इसके अलावा आप उन्हें डायरेक्ट लिख भी सकते हैं अरफा ERFA@zabas.edu.pk पे, एंड यू विल गेट योर आंसर विद इन अ डे इंशाल्लाह। तो स्कॉलरशिप्स का मैंने आपको बताया, मैंने आपको एड्रेस भी दिया है, आप इस पे लिख सकते हैं। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो वो वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। बैचलर प्रोग्राम्स के लिए हर प्रोग्राम की अलग फी स्ट्रक्चर है, उसके अलावा मास्टर्स में भी यही है, MS लेवल पे भी यही है, और PhD की डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है। उसके लिए इट्स बेटर कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ देख सकते हैं आपका जो रिलेवेंट या रिक्वायर्ड जो है प्रोग्राम, उसकी फी स्ट्रक्चर क्या है। अदरवाइज ये कि व्हेन यू विल कम टू विजिट अस वी विल गिव यू द ब्रोशर्स, उसमें सारा कुछ मेंशन है। अच्छा मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि जो बच्चे फॉर एग्जांपल मैट्रिक करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं या FSC करते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि भाई हमारी क्लोजिंग परसेंटेज ये है, हमारा ये मेरिट स्टैंडर्ड ये है कि भाई फॉर एग्जांपल आपका 85% हो। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में अक्सर ये चीजें देख रहे होते हैं कि उनकी क्लोजिंग मेरिट ये % है। इस तरह अगर कोई बच्चा FSC करके आ रहा है, इंटरमीडिएट करके आ रहा है, तो ज़ैबिस के मेरिट स्टैंडर्ड्स क्या है, किस तरह वो ज़ैबिस उनको करता है? ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोग्राम्स ही होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अगर थोड़ा सा इस पे अपनी तरफ से मेरे रहनुमाई करें। देखिए, इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट बैकग्राउंड तो उसमें इट्स मैंडेटरी कि ही शुड हैव मिनिमम 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट टू अप्लाई फॉर एडमिशन किसी भी प्रोग्राम में, एक्सेप्ट बायोसाइंसेस में इट्स सेकंड डिवीजन। अदरवाइज तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है मिनिमम। और इसके अलावा फिर होता यह है कि हमारा अपना एक क्राइटेरिया होता है, हमारा ब्रेकअप होता है कि जो उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसको हम 20% मार्क्स देते हैं, 50% का हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं और 30% मार्क्स हम उसके इंटरव्यू को देते हैं। तो ऑल टुगेदर 100 मार्क्स होते हैं इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में, और जो हाईएस्ट फिर होते हैं हर प्रोग्राम के लिए उसमें से हम वो बच्चे जब कट ऑफ लगता है तो हाईएस्ट उसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं, उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के मार्क्स, उसके टेस्ट के मार्क्स, उसके इंटरव्यू के मार्क्स। दैट मीन उसकी पूरी एजुकेशनल हिस्ट्री को आप एनालाइज करते हैं, उसको 20% मार्क्स दे रहे हैं हम जी बस। सही। अच्छा, मतलब उसमें ये सब्जेक्ट वाइज भी देखा जाता है कि जिस फील्ड में जा रहा है तो उस हिसाब से उसके सब्जेक्ट्स, जैसे लाइक हमारे यहाँ मेजर्स होते हैं, तो अगर कोई बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री बायो साइंसेज में जा रहा है या मैकेट्रॉनिक्स में जा रहा है तो उसमें मैथ्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो मतलब उसके भी कंपैरिजन जरूर होते होंगे। देखिए, इंजीनियरिंग लिए तो इट्स मैंडेटरी कि ही शुड बी फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है। और जब आप बायो साइंसेस के प्रोग्राम में, पब्लिक हेल्थ में या बायोटेक्नोलॉजी में कहीं अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट कोई आपके 2 होने चाहिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट्स, इधर यू आर कमिंग फ्रॉम A-level बैकग्राउंड और मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट, तो ये है इसमें। अच्छा, A-O लेवल्स वाला जो है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो उसमें ये है कि हमारी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो IBCC की इक्विवेलेंसी है, और वो जब तक नहीं बन सकती जब तक आपके पास 8 O लेवल्स ना हो, ठीक है। 8 O लेवल्स में 5 आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामिक, ये होने चाहिए, प्लस आपके 3 A-level सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो 8 O-level सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद 3 A-level सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर एनी प्रोग्राम एट ज़ैबिस। अच्छा मैम, ये भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे वेटिंग फॉर द रिजल्ट वाला मामला आता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए वो क्या करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इस माइंडसेट से भी होते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया और मेरा 1 साल खराब होने को है,
तो इसके लिए किस तरह के आपके पास जस्ट लाइक स्टेप्स हैं उनके लिए? देखिए, इसमें होता ये थी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब वेटिंग रिजल्ट पे एडमिशन ऑफर करती हैं। हम भी एडमिशन ऑफर करते हैं वेटिंग रिजल्ट पे। इफ़ यू हैव अपीयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन इन इंटरमीडिएट और ए लेवल्स और मास्टर लेवल पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए ऑन वेटिंग रिजल्ट बेसिस। तो वो कोई इशू नहीं है। हम आपको जो आपका जो अगर आप इंटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है वो कंसीडर कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। अदरवाइज आप अगर ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बैकग्राउंड से कैम्ब्रिज की तरफ से आ रहे हैं तो आपका जो है वो एएस के रिजल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह अगर आप बैचलर करके आ रहे हैं तो आपके 7th सेमेस्टर तक के रिजल्ट्स हम मांगते हैं। इस तरह से होता है, तो वो वेटिंग रिजल्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग इशू। होता ये है कि प्रोविजनल एडमिशन आपको ऑफर होता है और आफ्टर गेटिंग एडमिशन यू आर बाउंड टू सबमिट योर रिजल्ट। एक स्पेसिफाइड डेट हम आपको देते हैं स्पेसिफिक कि इस डेट तक आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अगर खुदा ना खास्ता बच्चा वो नहीं कर पाया उस डेट के अंदर वो सारे मामला, या कोई होता है फ्लंक भी हो जाता है तो वो दोबारा रीटेक देता है, तो उसके लिए क्या होता है? क्या उसकी एडमिशन उसकी विथड्रॉल हो जाती है या उसके लिए भी कोई कंटीजेंसी प्लान होता है? देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया, जो हम डेडलाइन देते हैं स्टूडेंट को, उसमें हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट कैम्ब्रिज, तो उनका तो हमें पता है 14-15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा A2 का, ठीक है। लेकिन जब इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स के। इसमें ज़रूरी नहीं कि कराची बोर्ड हो, कराची है, सक्खर है, लड़काना है, पेशावर है, इस्लामाबाद से आ रहे होते हैं बच्चे, लाहौर के आ रहे होते हैं, हर जगह के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। तो इसमें होता ये है कि फिर उनके डिफरेंट बोर्ड्स की डिफरेंट डेट्स होती हैं। हम वो देखते हुए कि जब उनका रिजल्ट अनाउंस हो गया तो उसके 2 वीक्स का नॉर्मली हम उनको टाइम देते हैं कि विद इन 2 वीक्स, या अगर मार्कशीट नहीं आई तो कम से कम उनके ऑनलाइन रिजल्ट या कॉलेज से लेटर कुछ इस तरह की चीज ला दें। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमने उन्हें स्पेसिफिक डेट दी है हम उस पर कैंसिल कर दें। ये देखते हैं कि बोर्ड ने इनका रिजल्ट अनाउंस किया है नहीं किया, और अगर अनाउंस हो चुका है फिर भी स्टूडेंट हमारे पास नहीं ला रहा, वो केस अलग है। या फिर जैसे आपने कहा कि फेल हो जाते हैं, तो फेल होने की सूरत में तो हम उन्हें नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पेरेंट्स कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनका फेल हो जाते हैं तो उनको यही होता है कि जी हमें कंटिन्यू करने दें, हम साथ में वो भी क्लियर कर लेंगे। वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें एक पॉलिसी है ओवरलैपिंग की। उसमें होता ये है कि बाद में आपकी जो डिग्रीज हैं वो वेरीफाई नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपका अभी आपका इंटर या ए लेवल्स क्लियर हुआ नहीं है और आप साथ साथ बैचलर कर रहे हैं, तो पैरेलल डिग्रीज एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो अच्छा मैम, क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई बच्चा वेटिंग लिस्ट में है या फॉर एग्जांपल उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज में एनरोल्ड हो जाए, अपना टाइम बचाए और आगे नेक्स्ट ईयर में फिर वो कंटिन्यू करे एजुकेशन को एंड देन अगेन दोबारा वो प्रोसेस अपना पूरा करे? इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी वही क्राइटेरिया है जो कि एडमिशन के लिए है। बिकॉज बाद में जैसे मैंने अभी पहले बात की आपसे पैरेलल डिग्रीज की, तो मसला वही आ जाएगा कि आप बैचलर का कोर्स कोई कैसे ले सकते हैं जब तक कि आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हुआ। जब आप इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप बैचलर के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए या फिर उसका कोई सर्टिफिकेट कोर्स लेने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट। मतलब जो बच्चे इस तरह का सोचते हैं तो उनको भी मतलब हमारे प्रोग्राम से ये आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई आप इस तरह की कोई माजत के साथ हमाकत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अभी तक कंप्लीट नहीं है एजुकेशन क्राइटेरिया के मुताबिक और आप समवट सोच रहे हैं कि आप ये 2-4 कोर्सेज निकाल लेंगे तो आगे आपकी एलिजिबिलिटी उसके लिए जैसे एक्सेप्टेड नहीं होगी। अच्छा मैम, बहुत सारे मामला में हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो पढ़ने में थोड़े बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि वीक होते हैं, मतलब उनका मैथ्स में या जैसे प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में उनका ध्यान नहीं लगता, वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंड होते हैं तो वो आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं। तो आर्ट्स के बच्चों के लिए क्या है? हमारे यहाँ मैकेट्रॉनिक्स में या बायोसाइंसेस में आ सकते हैं या उनके लिए सोशल साइंसेस या कुछ इस तरह की फील्ड है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर इस पे आप हमें बता सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्ट्स करते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है, ये मैकेट्रॉनिक जो हम ऑफर कर रहे हैं उसमें मैंडेटरी है कि प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, पीएससी की रिक्वायरमेंट है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसी तरह बायोसाइंसेस में अप्लाई करने के लिए भी आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल का बैकग्राउंड होना मस्ट है आपका। और जब आप कंप्यूटर साइंसेस, रोबोटिक्स और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम करवा रहे हैं उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी एनसीएसी की रिक्वायरमेंट है कि आपका मैथ्स होना मस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें हम उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट साइंस के प्रोग्राम्स हैं आर्ट्स के बच्चों के लिए, हमारे पास सोशल साइंसेस है, हमारे पास मीडिया साइंसेस है, हमारे पास लॉ है। तो इन तमाम प्रोग्राम्स में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए मेरिट भी 50% है, आर्ट्स के लिए कुछ डिफरेंट है? मेरिट 50% ही है।
तमाम प्रोग्राम्स के लिए जी, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारा अपना उसके फिर वो वेटेज है कि हम 20% वेटेज जो है वो उनके प्रीवियस बैकग्राउंड को दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने 80% लिए तो आपको उसमें से कितने नंबर मिलेंगे, अगर आपने 70% है तो 20 में से आपको कितने मिलेंगे, तो उसी हिसाब से वेटेज उनकी बनती है। सही। मैम इसके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी पाई जाती है, बहुत एक इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग है, जिसको मैं कहता हूँ कि डीई, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स। ये बहुत वैरायटी है इसके अंदर। हमारे यहाँ जो लोग डीए की फील्ड को जानते हैं तो उनको आइडिया होगा कि डीए के अंदर मैंने देखा है कि 30 से 35 जस्ट लाइक मेजर्स हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स का भी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इस तरह के जो लोग आते हैं, चाहे वो डीए इन आर्ट्स के अंदर भी करें या बिजनेस के अंदर भी करें। जैसे हमने देखा था डीएबी, डिप्लोमा ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो डीए करके आते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? डीए स्टूडेंट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो जो है वो टेक्निकल बोर्ड के थ्रू हो रहा है और उनका दैट्स इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट, तो वो आ सकते हैं। हमारे इंजीनियरिंग में भी हम उन्हें एंटरटेन कर रहे होते हैं और उसके अलावा हमारे पास बैचलर के दूसरे प्रोग्राम्स में भी डीई वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। और उनके लिए क्राइटेरिया सेम ही है, मेरिट का 50%? 50%, लेकिन मैकेट्रॉनिक की जब बात करते हैं तो 60 है। मैम हम बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ऑब्वियसली कुछ वक्त के बाद स्कॉलरशिप अर्न भी कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में मैथ्स वगैरह पसंद नहीं होती और वो थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं। तो आर्टिस्टिक में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जो खेलने कूदने को बड़ा प्रेफर करते हैं और दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का एक डोमेन आता है। तो क्या हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप की कोई ऐसी जस्ट लाइक ऑफरिंग्स हैं, या हमारे पास इस तरह का अभी तक कोई ट्रेंड नहीं आया? अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ स्पोर्ट्स पे हम ऑफर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास मैंने बताया कि नीड बेस्ड है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, बट स्पोर्ट्स रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं है। सही। मैम बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि हमें जस्ट लाइक हम फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है काफी लंबा चौड़ा, और उसके बाद कभी प्रोसेस जस्ट लाइक कंफर्मेशन के लिए कि कंफर्मेशन कैसे होगी। तो मैंने तो अपनी तरफ से लोगों को यही बताया कि आप जब ईमेल जस्ट लाइक अपना फॉर्म भर लेते हैं तो ऑटो जनरेट होती है, आप उसमें ये देखेंगे आपने ईमेल में कोई अपने गलती तो नहीं की। तो ठीक इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे अपनी तरफ से बताएंगे, या क्या वाकई ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, या ऑन द स्पॉट आपने फॉर्म जस्ट लाइक फिल किया आपको कंफर्मेशन हो जाती है? ठीक है, ऑन स्पॉट तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसको सबमिट कर दिया, तो नेक्स्ट डे जब एडमिशन स्टाफ आएगा उसके बाद नॉर्मली शाम में हमारे पास रश पड़ता है क्वेरीज फॉर्म्स का, क्योंकि सारा दिन हम क्लियर कर रहे होते हैं। फिर ये होता है कि नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में आते हैं उसके बाद हम उसको फॉर्म को देखते हैं, रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, सारा उसका एलिजिबिलिटी देखने के बाद उस फॉर्म को प्रोसेस किया जाता है। तो नेक्स्ट डे आपको पता चल जाता है, मैसेज आता है एडमिशन ऑफिस की तरफ से, आपको ईमेल पे भी आता है, आपका पोर्टल भी अपडेट होता जाता है, जिसमें मेंशन होता है कि या तो आप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको रिग्रेट कर देते हैं हम, या फिर ये होता है कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट होती है फॉर्म में, कोई चीज़ मिसिंग होती है, कोई डिटेल्स नहीं दी होती, तो हम रिटर्न करते हैं फॉर्म, और मैसेज उसमें भी जाता है स्टूडेंट को कि आप अपनी ये चीज़ कंप्लीट करके इसको दोबारा सबमिट करते हैं फॉर्म को। या फिर ये होता है कि अगर फॉर्म कंप्लीट है और वो एलिजिबल है बच्चा, वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो उसको मैसेज आता है कि आप हमें विजिट कर लें अलॉन्ग विद प्रोसेसिंग फी, और जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है उसमें बताया जाता है कि तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें, और CNIC की कॉपी, 4 फोटोग्राफ्स चाहिए, ये लेके आप हमारे पास आ जाइए। तो स्टूडेंट आता है, उसे फिर हम वो चेक करके उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन स्पॉट देखने के बाद उसको वापस कर देते हैं। और नॉर्मली जो बच्चे ज्यादातर हमारे पास आते हैं वो वेटिंग रिजल्ट पे होते हैं। सही। उनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट या एस के रिजल्ट देखने के बाद हम उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर देते हैं, उनकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री या एडमिट कार्ड की कॉपी हमारे पास होती है। अच्छा मैम, एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एक तो वेटिंग रिजल्ट का बच्चा समझ में आ रहा है, भाई इसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक आध कोर्स के अंदर, मतलब 1 या 2 कोर्स के अंदर फ्लंक्ड होते हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि उनका फिर सप्लीमेंट्री प्रोसेस तो होगा। देखिए, फेल स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री के साथ हम जो फेल हो गए उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल नो। सही। अच्छा मैम, ये भी हमारे पास क्यूरी आई है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं अभी ग्रेजुएशन करने चाहता हूँ, जाविद सही, तो उसका एजुकेशन कंटिन्यूएशन का प्रोसेस किस तरह होता है? मैंने तो टर्म बता दी एजुकेशन कंटिन्यूएशन, तो इसका प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? देखिए, इसमें होता ये है कि जो हम, जैसे आपको पता है कि एक दफा साल में हम एडमिशन ऑफर करते हैं फॉल के लिए,
ठीक है, और क्लासेस हमारी सितंबर में स्टार्ट होती हैं। जो हमारा अपना स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएट होता है, तो हमने उनको एक फैसिलिटी देते हैं कि वो प्रोग्राम कंटिन्यूएशन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि वो स्टूडेंट हमें अप्लाई करता है, एक फॉर्म है, उसमें उसको ऑनलाइन जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में ज़बरदस्त में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक फॉर्म है, वो फिल करता है, क्लियरेंस करवाता है, उसके बाद कंटिन्यूएशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ऑफिस में जमा कराता है, और उसको हम एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर देके अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, जैसे सपोज अगर उसने बीबीए किया तो एमबीए का उसको प्रोग्राम कंटिन्यूएशन करवा देते हैं। तो ये हम दोनों सेमेस्टर्स में ऑफर कर रहे हैं, फॉल के लिए भी और स्प्रिंग के लिए भी। बट कंडीशन ये है कि 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए उसकी स्टूडेंट की टू अप्लाई, आई मीन टू स्टार्ट फ्रॉम स्प्रिंग। सही मैम, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वो बीबीए के बाद एमबीए करे, एमपीएम भी कर सकता है, 2-4 बिल्कुल और? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। किसी भी प्रोग्राम में जहां आप अप्लाई करना चाहें और आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सही। अच्छा मैम, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से इस बच्चे को इंटरव्यू के सारे, जस्ट लाइक एडमिशन के सारे प्रोसेस से तो नहीं गुजरना होगा, कंटिन्यूएशन है तो बस वो फॉर्म फिल करेगा और वो एनरोल्ड हो जाएगा जी, जी, प्रोग्राम में। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा एक खुफ्त होती है कि, मतलब मैंने देखा है कि बच्चे 6-6 महीने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारियां भी करते हैं, सारा कुछ। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे एडमिशन टेस्ट के अंदर पैटर्न्स किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर पेरेंट, हर बच्चा इसके लिए बड़ा परेशान होता है, और ये कि बता दें टेस्ट में क्या होगा, किस तरह से होगा। तो टेस्ट हमारा जो है ये एमसीक्यू बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। इसमें आपको जो है वो इसका सैंपल टेस्ट पेपर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है हर प्रोग्राम के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जनरल नॉलेज के सवाल भी आते हैं, मैथ्स के भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं। डिफरेंट है, अगर आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप हर प्रोग्राम का सेपरेट सैंपल टेस्ट पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। दैट मीन आपको एक और हिंट मिल चुकी है कि आप वेबसाइट को सही से सर्च करें, चेक करें, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट है, सब कुछ वहाँ पे है। मतलब आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा कि होना क्या है और किस कदर होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग या कुछ बच्चे एडमिशन फॉर्म भी जमा करवाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, एंड देन अगेन वो एडमिशन टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू पे भी जाते हैं, या कुछ लोग जो एडमिशन टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाते और कुछ जो एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते। तो क्या वो जो नेक्स्ट एडमिशन कॉल हो रही होगी उसमें उसी प्रोग्राम के लिए या दूसरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आप कर सकते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में आपका नहीं हुआ तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन सेकेंड राउंड, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर आप अप्लाई करना चाहें तो एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर सकते हैं, आप मीडिया साइंसेज में भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको एडमिशन ऑफर हो जाता है दो प्रोग्राम से सपोज, तो यू विल हैव टू चूज वन। सही, मतलब पैरेलल कोई 2 डिग्री तो पॉसिबल नहीं। सही। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि फैमिली कहीं से कहीं भी मूव हो सकती है। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में तो कराची भी आ सकते हैं, हैदराबाद भी जा सकते हैं, लाड़काना भी जा सकते हैं, या पाकिस्तान में जहां जहां फॉर एग्जांपल ज़ैबस मौजूद है। तो क्या कैंपस टू कैंपस ट्रांसफर की फैसिलिटीज होती हैं, और होती है तो क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल, हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बस एक हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये कि आपने 25% कोर्स वर्क अपने पेरेंट कैंपस में करने के बाद आप फॉरेन ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका इस्लामाबाद है, लाड़काना है, हैदराबाद है, या फिर आप घारो का भी है, घारो कैंपस है। अदरवाइज जो एक हमारा इंटरनेशनल कैंपस दुबई में, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी सीजीपीए सही होनी चाहिए, आप प्रोबेशन पे ना हो, और आपने 25% कोर्स वर्क कंप्लीट कर रखा हो अपने पेरेंट कैंपस में। सही। जैसे आपने अभी कहा कि 25% उसका जस्ट लाइक कोर्सेज जाने के, अगर 48 का हमारा सिलेबस है तो 12 कोर्सेज तकरीबन 25% बनता है। कुछ बच्चे होते हैं जो फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि जहाँ पर ज़ैबस नहीं था, जैसे हम कहेंगे शिकारपुर हो गया, रावलपिंडी हो गया, कोयटा हो गया, वहां से कम्युनिटी कॉलेज के अंदर उसने फॉर एग्जांपल कुछ कोर्सेज किए, अब फैमिली शिफ्ट हो गई है कराची। अगर वो ज़ैबस में कंटिन्यू करना चाहे तो उस लोगों के लिए क्या प्रोसीजर होगा? फॉर एग्जांपल अगर उसने बच्चे ने कम्युनिटी कॉलेज या फॉर एग्जांपल कोयटा में कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पर 25% उसने अपना जस्ट लाइक वर्क कंप्लीट किया हुआ है, कोर्स वर्क। अब वो कह रहा है कि मैं ऑब्वियसली फैमिली के साथ शिफ्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जब
कराची आ ही गया हूँ तो मैं ज़ैबिस में पढ़ूँ, और मेरा शुरू से माइंडसेट था कि काश मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती। अब मैं यहाँ, मुझे तकदीर लेके आई है, तो आगे का फैसला आप बताएं कि क्या होगा उसके साथ। देखिए, इसमें होता ये है, किसी भी HEC सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है जी जी। वो यहाँ पे ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। किसी भी वक्त बीच में नहीं आ सकता, वो एडमिशन के टाइम पे अप्लाई करता है एज अ फ्रेश कैंडिडेट। उसको टेस्ट भी देना है, उसको इंटरव्यू भी देना है, आफ्टर गेटिंग एडमिशन जो उसके क्रेडिट्स होंगे वो हमारा रेलिवेंट प्रोग्राम मैनेजर चेक करता है। उसमें वो देखता है कि इसके कोर्सेज की आउटलाइन क्या है, ठीक है, इसमें A या B ग्रेड्स होने चाहिए उसके, आई मीन A सही। एंड B जो है वो होना चाहिए, और कोर्सेज सारे उसके ट्रांसफरेबल होते हैं फिर यहाँ। मतलब उसकी CGPA 2.5 से अबव होगी, एंड देन अगेन उस देखिए, वो हिसाब से। CGPA मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अपना एक ग्रेडिंग प्लान होता है, सही तो इस वजह से A और B ग्रेड्स जो है वो ट्रांसफरेबल हैं। सही। अच्छा, इसी तरह कुछ बच्चे जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा? ठीक है, मैंने बताया ना कि जो भी HEC से वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें HEC से वो मिला हुआ है, एक्रेडिटेशन है, वो बच्चा ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। अच्छा, ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद में हम जाते हैं, ज़ैबिस्ट लाड़काना में भी जाते हैं, तो ज़ैबिस्ट कराची में जब आते हैं या घारों में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, तो बच्चों का पहला कंसर्न ये होता है कि क्या यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है? आई एम रियली सॉरी, हॉस्टल की बिल्कुल सवाल आता है, खासतौर पे जो हमारे पास कुछ बच्चे आ रहे होते हैं जो यहाँ से नहीं होते, तो वो उनका सवाल यही होता है, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं हम कोई। इसके अलावा पेरेंट्स, खासतौर पे जो बच्चियों के वालिदैन हैं, उनका सवाल होता है कि वैन फैसिलिटी, जब कोई वैन फैसिलिटी भी जो है वो ओन नहीं करता, लेकिन ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत हैं और बहुत दूर दूर से, शहर के हर कोने से बच्चे और बच्चियां वैन के थ्रू हमारे पास आते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी हम नहीं दे रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी यही देख रहे होते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और उससे पहले जो पॉइंट आता है वो फैकल्टी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ऑब्वियसली एडमिशन डिपार्टमेंट के तसलसल से हमें बताएं कि हमारे यहाँ जो फैकल्टीज होते हैं हर प्रोग्राम में, उनका मतलब जस्ट लाइक किस तरह का स्टैंडर्ड है, एंड देन अगेन जो हमारे पास लैब्स वगैरह हैं वो किस स्टैंडर्ड की हैं? देखिए, लैब्स जो है हमारे पास, और इसके अलावा कंप्यूटर लैब्स हैं, बायो के लैब्स हैं या मैकेट्रॉनिक के लैब्स हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, ठीक है। इसके लिए तो हमारे जितने भी विजिट्स होते हैं हमेशा उसमें सब में तारीफ हुई है, आप खुद भी देख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। इवन जो हमारे एडमिशन टेस्ट होता है वो भी हमारे कंप्यूटर लैब्स में होता है, और लोग आके उसको हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, ये चीज़। लेकिन जो आपने फैकल्टी रिलेटेड सवाल पूछा, ये आई थिंक HR के अंडर आना चाहिए, बिकॉज वैसे मैं बताती हूँ कि माशाल्लाह हमारी जो फैकल्टी है वो सब बहुत लर्नेड है, हाईली क्वालिफाइड है, और इसमें हमारे पास ज़्यादातर PhD और MPhil MS किए हुए लोग हैं, तो बहुत ही मैच्योर और प्रोफेशनल फैकल्टी हमारे पास है। और ऑब्वियसली ये एक HSC की रिक्वायरमेंट भी हो चुकी है कि अगर आप बिल्कुल, हाँ, हाँ, यूनिवर्सिटी बिल्कुल, स्टैंडर्ड्स बिल्कुल, पे हाँ, जाते हैं वो तो तो आप मीट कम करनी से है, कम हाँ, भी बिल्कुल, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स या MS लेवल के ही लोग चाहिए होंगे, जी, एंड देन बिल्कुल। अगेन मैंने ज़ैबिस में खुद भी विटनेस किया है कि हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं कम से कम उनको टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से अबव है। ये तो मेरी तरफ से वर्ड्स हैं, और ऑब्वियसली स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी खुद आपको बताएंगे, जो भी उनसे पूछना चाहेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इवन हमारी वेबसाइट पे मैम हम अगर उसको देखें तो हमारे फैकल्टीज के पूरे पूरे प्रोफाइल्स हैं कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की हुई, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। इवन आप आजकल की दुनिया में तो ये कि लिंक्डइन पे आप किसी का भी नाम लिखें, पूरी हिस्ट्री आ वो तो जाती है हाँ, कि वो उन्होंने बहुत ईजी प्रीवियस हो कहाँ चुका है, कहाँ जी। कैसे कैसा काम किया, उनके कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशंस के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। मैम ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि फॉल 2023 के एडमिशंस प्रोसेस में हैं, एंड देन अगेन मेरे हिसाब से तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं हमें कि हमारे एडमिशंस ओपन है। तो उसका प्रोसेस क्या है, डेडलाइंस क्या है, एंड देन अगेन जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके लिए क्या आपकी तरफ से गाइडलाइंस होंगी? देखिए, इसमें हम फॉल 2023 के एडमिशंस का राउंड 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, और 2 मार्च 2023 इज द डेडलाइन टू अप्लाई फॉर एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो मैं तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो कि अभी अपना फर्स्ट ईयर कर चुके हैं या AS कर चुके हैं, A2 में अपेयर होना है मई जून में, या इंटर के जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपेयर होना, उन सबको मैं कहूँगी कि वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर उनके पास रिक्वायर्ड जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट कर रहे हैं तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके लिए आप हमारी जो एडमिशन पोर्टल है admissions.zabis.edu.pk, उस पे जाके फॉर्म फिल कीजिए।
और उसके बाद आपको 2 मार्च से पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की सबमिशन के लिए आपको एडमिशन ऑफिस आना होगा और यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड इश्यू होगा फॉर योर एडमिशन टेस्ट। फिर फ़ौरन ही आपका 1 या 2 दिन बाद हम एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेंगे 2 मार्च के बाद और टेस्ट अगर आप क्लियर करते हैं फिर आपको इंटरव्यू ऑफर करेंगे। इंटरव्यू के अगर आपने क्लियर कर लिया तब आपको एडमिशन ऑफर हो जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके यहाँ आना है आफ्टर फिलिंग द फॉर्म और उसके बाद टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स आपको मिल जाती हैं। अच्छा मैम, किसी बच्चों की इंटरमीडिएट या ओए लेवल के हवाले से फॉर एग्जाम्पल उनका प्रोसेस अगस्त तक जा रहा है, अगस्त तक उनके हाथ में डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह नहीं है, तो वो अगर आपकी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, एडमिशन टेस्ट भी दे देते हैं, इंटरव्यू भी दे देते हैं और सारा मामला हो जाता है, तो उनके लिए क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स वो बाद में जमा करवाएं, क्या होगा उनके लिए? उसमें हमें मैंने बताया ना कि एएस के रिजल्ट्स या फिर इंटर पार्ट 1 के रिजल्ट्स हमें सबमिट करवाने होंगे और जैसे ही उनके रिजल्ट्स आएंगे, जो पहले एक आपने सवाल किया था उसमें ये था कि जैसे ही उनके रिजल्ट्स आते हैं, अनाउंस होते हैं, उस वक्त वो हमें अपने रिजल्ट्स देंगे। और जहाँ तक इंटर के बच्चों की बात है, वो नॉर्मली क्लास कमेंसमेंट के बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस मिड सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगी और रिजल्ट्स जो हैं वो अक्टूबर से आना शुरू होते हैं इंटर के, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं अच्छा, है। ये क्या मुमकिन है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का एडमिशन भी हो गया, सारा प्रोसेस हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो फ्लंक हो गया, तो वो अपना एडमिशन फ्रीज करवा ले, नेक्स्ट सेशन से वो स्टार्ट करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका एडमिशन कैंसिल ही होगा उसको, बिकॉज मसला वही आ जाएगा कि उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एडमिशन है, वो 2023 का है और उसको एग्जाम जो देने होंगे वो 24 में देगा, तो ये वही ओवरलैपिंग वाला केस हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर दोबारा से हमें अप्लाई करेगा विद क्लियर रिजल्ट्स। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के माइंडसेट से ये सुना भी है कि यार तुम अपना सेमेस्टर फ्रीज कर देते, ये कर देते, इस तरह की बहुत सारी चीजें कहानियां मेरे सामने हुई हैं, तभी मैंने यह सवाल आपके सामने इस वजह से ही रखा कि ये चीज क्लियर हो जाए हमारे प्रोग्राम की तसल्सल से कि अगर कोई बच्चा इस तरह सोचता है तो वो शायद गलत सोच रहा है, शायद नहीं, यकीन गलत सोच रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आप फेल होते हो तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल होता है। अच्छा मैम, हमारे पास इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं जस्ट लाइक बीए बीएस है और लॉ, उनकी प्रोसीजर्स कैसे हैं? देखिए बीएस का तो सेम वही है जो कि हमारे लोकल प्रोग्राम्स का है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह आपको ए लेवल्स और ओ लेवल्स अगर आप आ रहे हैं तो 8 ओ लेवल्स अलॉन्ग विद 3 ए लेवल्स, अदरवाइज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट तो वो 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने के लिए, तो वही टेस्ट इंटरव्यू की वही सारा प्रोसीजर है। और जो हम लॉ प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं या सर्टिटी ऑफर कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का इंटरनेशनल प्रोग्राम है। उसमें होता ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो मीट कर रहा हो स्टूडेंट, फिर हम उसको यहाँ टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद उसको उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाते हैं, ठीक है। वहाँ से जब एक्सेप्टेंस आती है तो कंफर्म एडमिशन उसका उस वक्त होता है। सही। इसी तरह अगर कैम्ब्रिज का बच्चा है तो वो एलिजिबल है लॉ में अप्लाई करने के लिए। अगर वो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से है तो फिर उसको सर्टिटी के थ्रू जाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट है उसके थ्रू, और वो 1 साल का वो सर्टिफिकेशन करने के बाद वो एलिजिबल होगा एलएलबी प्रोग्राम के लिए। सही। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी सुना गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम है तो उसका फीस क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि मैंने जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली जो वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फीस है वो अलग होगी, यहाँ की ट्यूशन फीस अलग होगी मेरे हिसाब से। इस चीज पे थोड़ा आप अगर क्लियरिफिकेशन कर देंगे, लोगों के माइंडसेट में चीज आ जाए कि वाकई ये इस तरह प्रोसेस है, क्योंकि सुनी सुनाई लोगों की बहुत है। मैं चाहूंगा कि आप इसको कंफर्म कर दें कि क्या प्रोसेस होता है फीस। देखिए इसमें इंटरनेशनल डिग्री है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है, डिग्री आपको ज़ेबस्ट की नहीं मिलती है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिलती है, तो वो तो थोड़ा सा ये अंडरस्टूड है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है ये, बिकॉज यू आर पेइंग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन पाउंड्स, ठीक है। उसके अलावा फिर इसको कि आपको 3 जगह पेमेंट्स होती हैं, एक आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को पे कर रहे हैं, उसके अलावा आप ज़ेबस्ट की पेमेंट करेंगे क्योंकि ट्यूशन तो हम आपको दे रहे हैं, और इसके अलावा फिर आपकी एग्जाम कंडक्शन और इन्विजिलेशन के लिए ब्रिटिश काउंसिल है वो भी आपको चार्ज करती है। तो यस यू आर राइट कि इट्स आई मीन क्वाइट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स एट ज़ेबस्ट। रीज़न यही है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम है और इस वजह से इसकी थोड़ा सा सही। अच्छा मैम, मैंने ये भी सुना है कि जो लोग एमबीए वगैरह करके फिर एलएलबी में आते हैं तो उनको कुछ एग्जम्पशंस मिलती हैं कोर्सेज के अंदर, क्या ये बात भी? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप जो पाकिस्तान में पहले 2 साल का बैचलर है वो किया हुआ है या फिर आप ए लेवल्स करके आ रहे हैं तो आपका 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है,
ठीक है, उसमें आपके 12 कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपने 4 साल का बैचलर किया हुआ है या फिर आप 2 साल का जो बैचलर है, 2 साल का मास्टर, यानी 16 साल की अगर आपकी स्कूलिंग है, तो फिर आपको वो ग्रेजुएट एंट्री रूट ऑफर करते हैं। उसमें ये होता है कि वो प्रोग्राम 3 की जगह 2 साल का हो जाता है और यू विल बी टेकिंग 9 कोर्सेज इंस्टेड ऑफ 12। ये सही। एडवांटेज आपको मिलता है उसमें। अच्छा, इस प्रोग्राम्स के अंदर कुछ स्कॉलरशिप्स का है फरीदा? है तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल डिग्री, मगर उसके अंदर क्या ये पॉसिबल है कि कोई बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट सा स्टूडेंट हो, और इंसान है फाइनेंशियली हालात कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं जैसे पाकिस्तान के हालात भी हैं, तो क्या इस तरह का कोई रास्ता है कि वो स्कॉलरशिप वगैरह अरेंज कर सके अपने लिए? देखिए, इसमें बैप्स के लिए तो बिल्कुल है, लेकिन ये इसके बैप्स के भी मैंने आपको बताया 2 रूट्स हैं इसमें। एक तो ये है कि आप यहाँ पे चारों साल करते हैं एडमिशन लेके, या फिर ये करते हैं कि आप 2 साल यहाँ करने के बाद 3rd ईयर आपको कोवेंट्री जाना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री। वहाँ से आप करेंगे और आपको इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी। लेकिन इसमें जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बात कर रहे हैं, तो यह 3 साल का ही है और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिलती है। उनका प्रोग्राम है जो कि हम ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें स्कॉलरशिप लॉ के लिए हमारे पास फिलहाल नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली जल्दी कुछ होगा इसमें, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ मिलेंगे। इंशाल्लाह। ऑब्वियसली मैम, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रही है, और पेरेंट्स ऑब्वियसली समवट चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पोजीशंस पे जाएं, अच्छा पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े, मगर कभी कभार हालात ऑब्वियसली हर दफा कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता किसी के लिए भी। तो वो मामला देखते हुए हमारे पास सवाल आया, तो हमने आपके सामने सवाल रखा। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम ट्रांसफर हो जाए, जिस लाइक बेब्स और बीबीए हमारे यहाँ बड़ा एक पैरेलल चलने वाले हैं? कुछ ऑब्वियसली फाइनेंशियली मैंने जैसे आपके सामने कंडीशन रखी, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल प्रोग्राम में, तो क्या वो बच्चे ट्रांसफर ले सकते हैं बीबीए वगैरह में? देखिए, इसमें होता ये है कि जो बीबीए और बैप्स है, इसके कोर्सेज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लेकिन ये कि जो हमारा ट्रांसफर क्राइटेरिया है वो ये है कि आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन अप्लाई करोगे, उसमें आपको कम्पीट करना पड़ता है। ठीक है, न्यू जो फ्रेश हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं उनके साथ। सपोज अगर एक बैप्स का बच्चा है हमारा और एडमिशन टाइम पर वो अप्लाई करेगा, एडमिशन टेस्ट देगा, इंटरव्यू देगा, अगर वो सिलेक्ट होता है तो फिर वो बीबीए में उसको एडमिशन ऑफर होगा और फिर उसके जो कोर्सेज हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी उठ के मैं कहूँ कि जी मुझे इस प्रोग्राम से उसमें जाना है, उसमें उसका क्राइटेरिया वही है कि आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन अप्लाई करते हैं। सपोज अगर मीडिया से वो आ रहा है और उसको बायो साइंसेज में या बीबीए में या सोशल साइंस में कहीं आना है, तो उसमें फिर ये होता है कि आपके रेलिवेंट कोर्सेज ट्रांसफर होते हैं। सारे कोर्सेज ट्रांसफरेबल नहीं है। सही। मैम, ऑब्वियसली वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और आपके टाइम का हम अब ये कहेंगे बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके तसलसल से हमारे व्यूवर्स को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि कहाँ पर स्ट्रिक्टली नो है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं, और कहाँ पर अपने आप को एनालाइज करके आगे की तैयारी करनी कि आप ऑब्वियसली ज़ैबस में आ रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। लास्टली, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने, ये सारा कुछ, या क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम में से किसी को हमारे साथ मॉक सेशन के लिए अगर आप अलाउ कर दें कि हमारे साथ बैठें, हम एक पूरा प्रोसीजर उस पर चलाएं कि किस तरह बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, किस तरह अपलोड करने हैं, किस तरह फॉर्म को फिल करना है, जिसकी बेसिस पे वो यहाँ पर एडमिशन ले सकें। देखिए, ज़रूर, बिल्कुल। आप जब कहें नेक्स्ट वीक में हम एक कोई भी अपना एक एडमिशन स्टाफ आपको दे देंगे, जिसमें से आप दिखा सकते हैं कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड लेकिन जहाँ तक अपलोडिंग की बात है डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने बताया कि उसमें से पिक्चर और CNIC वगैरह होता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए यू हैव टू कम टू अस। ठीक है, तो वो है श्योर एनी टाइम व्हेनेवर यू से कोई भी एडमिशन ऑफिस से आके आपको ये करवा देगा। सो व्यूअर्स, ये जो आपका एक सवाल था उस पर भी हमने कोशिश की है कि अब कमिंग वीक के अंदर हम एक और पॉडकास्ट करें जिसमें आपको पूरा मॉक सेशन हम बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्लस आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो लेके जाने पड़ेंगे एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। ये प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैम, लास्टली कोई मैसेज हमारे जो इंस्पायरिंग या जो फ्यूचर में ज़ैबिस का पार्ट बनना चाह रहे हैं उनके लिए? फ्यूचर में जो ज़ैबिस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे मैं यही कहूँगी कि एडमिशन ओपन है हमारे। आप अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप वेटिंग रिजल्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने के बाद एडमिशन ऑफिस विजिट कीजिए, अपने
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाइएगा, आपके 4 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, हमें सीएनआईसी की कॉपी चाहिए और जो स्टूडेंट सीएनआईसी नहीं है जिनके पास, वो अपना बी फॉर्म ला सकते हैं, अदरवाइज वो अपने फादर का सीएनआईसी भी ला सकते हैं। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन और 2 मार्च हमारी डेडलाइन है, 2 मार्च 2023 फर्स्ट राउंड के लिए। तो आई विल एडवाइज यू टू कम बिफोर दैट, इससे पहले कि आप डेडलाइन मिस कर दें। तो बिल्कुल आइए और सेकंड से पहले फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आ जाए। सो व्यूअर्स, मेरे हिसाब से आपके काफी सारे कंफ्यूजन आज के प्रोग्राम से जो है वो खत्म हो चुके होंगे और आपका जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आपकी डायरेक्शंस क्या है, किस तरह जाना है। जी हाँ, शॉर्टकट्स पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आज आपको क्लियर हो चुका है सारी बातें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस कदर करना है। अगर उसके बाद भी अगर आप किसी शॉर्टकट को इस्तेमाल करने की हमाकत करेंगे तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से इंशाल्लाह हमारे इस स्टूडियोज में मुलाकात होगी, क्योंकि दिस इज एन एजुकेशनल एफएम स्टेशन। और दूसरी बात ये कि आप स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं हमारे साथ। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल।